आप सोचेंगे कि आपने तैयारी स्टार्ट की और 1 महीने 2 महीने में रिजल्ट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। प्रीलिम्स होता है वो यूपीपीसीएस का और आरओ-एआरओ का फैक्चुअल होता है। तो उसमें फैक्ट पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। जहाँ तक कोचिंग की बात है तो मेरी जो तैयारी है वो पूरी सेल्फ स्टडी रही है। मैंने कोचिंग कहीं से जॉइन नहीं किया है। जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं खाना खा रहा होता था या कहीं घूम रहा होता था तो कान में लगा लेता था और उसे सुन लेता था। मेंस जो होता है वो पूरी तरह से आपके राइटिंग स्किल पर निर्भर करता है। टॉपर्स की कॉपी देखिए, पीवाईक्यू देखेंगे तो वो क्या कंटेंट डालते हैं, जो आप पढ़ रहे हैं उस स्तर का वो कंटेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आप लाइन बाय लाइन पढ़ें घटना चक्र तो वो ज़्यादा लंबा समय हो जाएगा आई दृष्टि को पढ़ने में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हमारे साथ यूपीपीएससी 2024 की परीक्षा में एसीसीटी की पोस्ट पर 81 रैंक के साथ सिलेक्टेड आशीष कुमार सैनी जी हैं। साथ में इनका चयन समीक्षा अधिकारी की पोस्ट पर 17th रैंक के साथ भी हुआ है। तो आज के इस वीडियो में इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। साथ साथ में यदि आप लोग इन दोनों एग्जाम को साथ में तैयारी करना चाहते हैं, यानी पीसीएस और आरओ के साथ में तैयारी करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं 2026 के लिए, उसके बारे में इनसे डिटेल में चर्चा करने वाले और मीडियम और अटेम्प्ट्स वगैरह भी जानने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सर, हमारी व्यूअर जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहें, क्योंकि बच्चे कमेंट करेंगे कि जब आपका पीसीएस में, क्योंकि रिजल्ट एक हफ्ते पहले आया, पीसीएस में आपका चयन हो गया था, तो आरओ में आपने अपना अभ्यर्थन वापस क्यों नहीं लिया? जैसा कि अभ्यर्थना वापसी के लिए समय आयोग के द्वारा बहुत कम दिया गया था और मैंने प्रयास भी किया था। चूँकि ओटीआर में जो ईमेल आईडी था मेरा वो परमानेंटली डिलीट हो गया था और उसी के माध्यम से मैंने अभ्यर्थना वापसी के लिए भेजा भी था ईमेल। लेकिन एक बार उसे रिजेक्ट हो गया वो और दोबारा फिर एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो फिर मैंने प्रयास किया लेकिन हुआ नहीं। मतलब 1 तारीख को आपका मेंस का एग्जाम था, लखनऊ में आपका मेंस एग्जाम लगा रहा होगा? हाँ, लखनऊ में क्रिश्चियन डिग्री कॉलेज में मेरा एग्ज़ाम था, तो 1 तारीख को लास्ट पेपर था और उसी दिन लास्ट डेट भी था अभ्यर्थना वापसी के लिए। अगर शायद 1 आध 2 दिन एक्स्ट्रा समय होता है तो आप फिजिकल रूप से जाके वहाँ ले सकते थे। हाँ, बिल्कुल मेरे मन में यही था कि अगर टाइम मिलेगा तो मैं जाऊँगा आयोग जा कर के फिज़िकली उसे वापस ले लूँगा। अच्छा, अब आपके हम एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे। क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा और क्या पढ़ाई आपकी रही? मैंने अपनी 12वीं शिक्षा अपने गाँव से ही पूरी की थी और उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी से एमएलके पीजी कॉलेज बलरामपुर से किया है। उसके पश्चात मैंने पॉलिटिकल साइंस से ही एमए किया है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से और जब मैंने ग्रेजुएशन 2021 में कंप्लीट किया तो उसके बाद इलाहाबाद आ गया और वहीं यहीं से पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहा था और तैयारी भी कर रहा था। तो जब आए तो तुरंत से ही आपने पीसीएस वगैरह की तैयारी स्टार्ट कर दी, इसके अलावा किसी और कोई और भी एग्जाम ट्राई किया, या फिर सिविल का ही आप एग्जाम देने के लिए तैयारी करने लगे? जी पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा भी दी थी और मुझे सफलता भी मिली। 2023 के दिसंबर राउंड में मैंने जेआरएफ की परीक्षा भी उत्तीर्ण की थी। अच्छा, पीसीएस के लिए आपका ये अटेम्प्ट कौन सा था और मीडियम क्या रहा आपका? मेरा माध्यम जो है हिंदी रहा है और पीसीएस के लिए मेरा द्वितीय प्रयास था क्योंकि पहले प्रयास 2023 में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था 2 नंबर से। उसके पश्चात 2024 को मैंने और बेहतर ढंग से तैयारी की और ये मेरा दूसरा प्रयास था और पहला मेंस था, पहला इंटरव्यू था। तो आरओ के लिए पहली बार आपने आरओ का एग्जाम दिया था? हाँ, आरओ के लिए तो मैं पहली बार ही दिया था क्योंकि 2021 में लास्ट टाइम हुआ था तो उस समय मैं एलिजिबल भी नहीं था, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं था। हाँ। यानी कि बहुत कम एज होगी। आई थिंक आपका एज कितना होगा लगभग? मेरा 2000 है मतलब डीओबी तो इस अनुसार मैं 25 साल का हूँ। 25 ईयर। अच्छा, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। साथ में ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि हो सकता है आरओ का भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आ सकता है इस साल। अगर वो साथ में दोनों का कंबाइन अगर तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि पीसीएस का एग्जाम दिसंबर में है, 6 दिसंबर को, और साथ में आरओ का भी अगर साथ में तैयारी करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए थोड़ा बताएं। मतलब कोचिंग वगैरह कहीं उनको ज्वाइन करना चाहिए या किस तरीके से स्टार्टिंग करना चाहिए प्रीलिम्स मेंस के लिए? जहाँ तक कोचिंग की बात है तो मेरी जो तैयारी है वो पूरी सेल्फ स्टडी रही है। मैंने कोचिंग कहीं से जॉइन नहीं किया है। हाँ, लेकिन मैंने जो कोचिंग के मटेरियल्स होते थे वो टेलीग्राम के माध्यम से जो उपलब्ध होता है या जो मार्केट में उपलब्ध होता था उसके माध्यम से किया है। जहाँ तक कंबाइंड तैयारी की बात है यूपी पीसीएस 2026 और आरओ-एआरओ के लिए जैसा कि न्यूज़ मिल भी रहा है कि अधियाचन आ गया है आयोग के पास। तो दोनों तैयारी की जा सकती है एक साथ। सबसे पहले हमें पैटर्न समझना होगा कि दोनों का जो प्रीलिम्स का पैटर्न है उसमें काफ़ी सिमिलैरिटी है, खासतौर पे जीएस के स्तर पर। तो हम अगर जीएस तैयार करते हैं बढ़िया से जितने भी उसमें सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, उनकी पीवाईक्यूज़ बढ़िया से देख लेते हैं, यूपी पीसीएस आयोग क्योंकि
आयोग के द्वारा जितनी परीक्षाएँ कराई जाती हैं, उसमें पीवाईक्यू का काफ़ी वेटेज होता है, तो उसे बढ़िया से तैयार कर सकते हैं, कर लें अगर। और इसके अलावा अगर हम हिंदी को तैयार कर लें बढ़िया से एआरओ के लिए, तो आराम से प्रीलिम्स स्टेज क्वालीफाई किया जा सकता है। अच्छा, तो कैसे, मतलब क्या बुक्स, क्या सोर्स क्या होना चाहिए इसके लिए? जैसे प्रीलिम्स के लिए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री हुए, ज्योग्राफी हुए, पॉलिटी हुए, उन सब के लिए जो स्टैंडर्ड बुक हैं उसे देख लीजिए। साथ ही साथ घटना चक्र की जो पीवाईक्यू आती हैं, कुछ लोग पूर्वावलोकन देख लेते हैं, और मेरा मानना है कि अभी जो है घटना चक्र ने क्या किया है कि आयोग के द्वारा जितनी भी परीक्षाएँ कराई जाती हैं, उनका एक कंबाइंड उसने पीवाईक्यू बुक लॉन्च किया है। मतलब उसमें अदर स्टेट का नहीं रहता। अदर स्टेट का नहीं है। तो वो क्या है कि बहुत ज़्यादा बल्की नहीं हो जाता है, क्योंकि अगर आप अलग-अलग पूर्वावलोकन का पढ़ते हैं तो काफ़ी रिवीजन कम हो पाएगा शायद। हाँ, तो इसमें आप रिवीजन भी मल्टीपल टाइम कर पाएँगे और बहुत ज़्यादा आपको बोझ भी नहीं लगेगा। मतलब स्टैंडर्ड बुक्स, और उसके बाद ये क्या एनसीईआरटी भी पढ़ें क्या इसके लिए? हाँ, एनसीईआरटी सिलेक्टेड एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, जैसे कौन-सा? ज्योग्राफी का है, मैंने 11th-12th बहुत बढ़िया से पढ़ा है। इसके अलावा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पॉलिटी का पढ़ सकते हैं आप। इसके अलावा आप हिस्ट्री का भी देख सकते हैं। अगर मेंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो सोसाइटी का भी देख सकते हैं एनसीईआरटी। अच्छा, जैसे आपने बताया स्टैंडर्ड बुक्स या पूर्वावलोकन अगर बात करें, तो क्या इन दोनों से पीसीएस और आरओ के दोनों के प्रीलिम्स का एग्जाम निकल सकता है पढ़ के, या फिर लूसेंट वगैरह भी साथ में ऐड ऑन करना पड़ेगा? जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है कि अगर आप इतना कर लें तो सफिशिएंट होगा, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लें, अपना खुद का नोट्स बना लें और आराम से निकल जाएगा, क्योंकि जहाँ तक लूसेंट की बात है, मैंने लूसेंट नहीं पढ़ा है। मैंने स्टैंडर्ड बुक और जो पीवाईक्यू था, घटना चक्र, उसी पर रिलाई किया है। अच्छा, इसमें एक पोर्शन आता है करंट अफेयर का, दोनों एग्जाम में लगभग काफ़ी वेटेज रहता है करंट अफेयर का, तो क्या सोर्स आपका रहा है? मतलब हिंदी मीडियम है, हिंदी मीडियम आपका है, तो कौन-सा न्यूज़पेपर या फिर मंथली मैगज़ीन वगैरह आप फॉलो करते थे? न्यूज़पेपर आप एक दैनिक रूप से देख सकते हैं, हिंदुस्तान देख सकते हैं या दैनिक जागरण देख सकते हैं। इसमें क्या चीज़ पढ़ें? हुँ। उसमें जैसे आप जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहते हैं, जैसे यूपी से रिलेटेड जो न्यूज़ हैं, यूपी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, या इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कुछ घटनाएँ हो रही हैं, या फिर कोई इम्पोर्टेंट लोकेशन न्यूज़ में है, जैसे ज्योग्राफी में ख़ास तौर पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछ लेते हैं। इसके अलावा आप जो भी इम्पोर्टेंट नए करंट इवेंट्स हो रहे हैं, उनको आप डेली तौर पे देखते रहें। इसके अलावा मेंस के लिए ख़ास तौर पे या एस्से के लिए आप जो एडिटोरियल वाला पोर्शन है, उसको बढ़िया से देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त करंट अफ़ेयर के लिए मैंने जो फ़ॉलो किया है, वो वार्षिक तौर पे घटना चक्र की आय दृष्टि की आती है। तो वो बहुत बढ़िया ढंग से कवर किया जाता है और प्रीलिम्स के लिए वो उतना सफिशिएंट मतलब वो होता तो है। 15 दिन पहले आती है, तो क्या उसके पहले भी कोई सोर्स हम पढ़े रहें, तब वो 15 दिन में कवर हो पाएगी, या फिर 15 दिन के लिए वो सफिशिएंट है क्योंकि एग्ज़ाम के 10-15 दिन पहले आती है वो मैगज़ीन? डेफ़िनेटली ये चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने पूरा साल नहीं पढ़ा है, बिल्कुल वही कह रहे हैं। हाँ, तो वो आप इतने कम समय में रिवाइज़ नहीं कर पाएँगे और सब कुछ चीज़ें नई-नई लगेंगी। तो आप रेगुलर डेली के तौर मतलब डेली तौर पर आप पढ़ते रहें, करंट अफ़ेयर के टच में रहें, ताकि आपको एक मोटा-मोटा आइडिया रहे आपके दिमाग में कि हाँ, क्या न्यूज़ है। इसके अलावा एक बढ़िया चीज़ जो मुझे लगा है कि यूट्यूब पे कई चैनल आते हैं जो आय दृष्टि घटना चक्र को भी बहुत ही आसानी से पढ़ा देते हैं और वो इम्पोर्टेंट चीज़ों को हाइलाइट करवा देते हैं, क्योंकि देखिए, जो प्रीलिम्स होता है वो यूपी पीसीएस का और आरओ-एआरओ का फैक्चुअल होता है। तो उसमें फैक्ट पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। तो आप लाइन बाय लाइन पढ़ें घटना चक्र, तो वो ज़्यादा लंबा समय हो जाएगा आय दृष्टि को पढ़ने में। तो जो यूट्यूब चैनल रहते हैं उसमें हाइलाइट करवा देते हैं, उसे आप देख इसी सकते का हैं। आप पढ़ते थे? हाँ, मैंने पीसीएस अभ्यास का पढ़ा है। पीछे से पैर। हाँ, इसके अलावा कोई मंथली मैगज़ीन भी आप पढ़ते थे? मैंने मंथली मैगज़ीन नहीं पढ़ी है। पीसीएस के लिए नहीं पढ़ी है। यूपीएससी के लिए पढ़ता था विजन आईएएस का, लेकिन पीसीएस के लिए मंथली नहीं। वीडियो वगैरह भी, या डेली कुछ वीडियो वगैरह भी देखते थे करंट के लिए, या फिर वही लास्ट में आपका एक ही सोर्स रहता था? नहीं, डेली कोई वीडियो भी नहीं देखता था, वही लास्ट में। मतलब लास्ट के लिए छोड़ के रखते थे आप करंट अफेयर? हाँ। अच्छा, अब बात करें, जैसे ये तो पीसीएस के लिए सेम जीएस के लिए चीज़ें होती हैं, लेकिन जो आरओ का एग्ज़ाम देते हैं, उनके लिए जो है 60 नंबर का हिंदी आता है, जो कि आपका विकल्पीय वाला होता है, तो उसके लिए क्या सोर्स आपका रहा था? और क्या आपको लगता है कौन-सा सोर्स सफिशिएंट रहता है अगर इसको कर लिया जाए? हिंदी मतलब काफ़ी स्कोरिंग भी होता है, तो 60 में से कम 55 प्लस नंबर तो आ ही जाएँगे। हुँ। मैंने सोर्स के पीछे कभी भागने की कोशिश नहीं की है। मेरा ये कोशिश रहा है कि मिनिमम इनपुट दो और अधिकतम आउटपुट लो।
तो हिंदी के लिए मैंने क्या किया है कि जैसे एससीएस की वीडियो है, पापा वीडियो है उसमें, लगभग 7 साढ़े 7 घंटे में है। उसमें सारे जो हिंदी के व्याकरण वाले पोर्शन हैं कवर किए गए हैं। इसके अलावा मैंने आदित्य पब्लिकेशन की जो एक पीवाईक्यू आती है आरओ की, उसको मैंने देखा था, उसे मल्टीपल टाइम रिवाइज़ किया था। इसके अलावा रेफरेंस बुक के तौर पर मैंने पीएन पांडे की आती है हिंदी, उसको मतलब रखा था, ताकि जब मुझे लगता था कि कुछ देखना है, जैसे मुहावरे लोकोक्तियाँ कुछ नई आ जाते थे तो वहाँ से देख लेता था, या विलोम शब्द कुछ नए आ गए तो वहाँ से देख लेता था। मतलब यही सोर्स आपका हिंदी के लिए रहा। कितना स्कोर बन रहा था आपका हिंदी में? हिंदी में मेरा उसमें प्रीलिम्स में 54 आ रहे था, 54 नंबर था, और इसमें लगभग 57 नंबर बन रहा है। और अब मेंस वाले हाँ, में? मेंस में। अच्छा, जीएस वाले में कितना आपका आरओ में बन रहा था प्रीलिम्स में? हाँ, प्रीलिम्स में मेरा 143 गया था जीएस में। 143, हाँ, काफी अच्छा मार्क्स था। और पीसीएस वाले में कुछ मिला था, कितना नंबर? पीसीएस 2025 वाले में, पीसीएस 24 वाले में। 24 में मेरा 87 क्वेश्चन सही था। अच्छा। हुँ। अब चलते हैं मेंस की तरफ। मेंस के लिए क्या सोर्स होना चाहिए? पहले तो हम पीसीएस वाला बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें 6 पेपर आपके होते हैं, एसए होता है, हिंदी होता है। तो इसके लिए थोड़ा बताएं क्या सोर्स होना चाहिए जो 26 के लिए अभी प्रिपेयर कर रहे हैं? मेंस जो होता है वो पूरी तरह से आपके राइटिंग स्किल पर निर्भर करता है। अगर आपके पास राइटिंग स्किल पर स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो आपका मेंस कभी नहीं रुकेगा। क्योंकि 2023 में मैंने जब प्रीलिम्स दिया और नहीं हुआ, तो मुझे ये विश्वास था कि मैंने मेंस तैयार रखा है, जिस दिन मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा, वो फाइनल रिजल्ट के रूप में सामने आएगा। तो मैं कहूँगा कि आप अपने राइटिंग स्किल पर काम कीजिए। अच्छे सोर्सेज़ को पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक को पढ़िए, मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, लिखना सीखिए, वाक्य और वर्तनी अशुद्धियाँ मत कीजिए, क्योंकि इसका मेंस पर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। तो इतना कर लेंगे तो आप बेहतर मतलब मेंस में कर जाएँगे। पेपर वाइज आप कुछ बता सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी, क्या सोर्स, क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए? हुँ। अगर पेपर वाइज़ बात करें तो जीएस 1 के लिए जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा था, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, तो स्पेक्ट्रम में ही आप देखेंगे हर चैप्टर के लास्ट में एक सारांश दिया होता है। तो अगर उससे आप बढ़िया से कर लेंगे तो मेंस के लिए वो कवर हो जाएगा। इसी तरह आप ज्योग्राफी के लीजिए तो एनसीईआरटी आप बढ़िया से कर लीजिए। इसके अलावा जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं, उसका एक मॉडल आंसर बना लीजिए बढ़िया से। सोसाइटी के लिए आप जैसे मार्केट में जो कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के सोर्स आते हैं, वो कर लीजिए। इसके अलावा सोसाइटी के लिए एनसीईआरटी भी देख सकते हैं आप। वो भी क्योंकि जो सोसाइटी के बेसिक वो होते हैं, टर्म होते हैं। हाँ, टर्म होते हैं, जैसे क्षेत्रवाद हो गया, संप्रदायवाद होता है, उनकी बेसिक समझ होनी चाहिए आपकी, तो वो मदद मिलेगी। इसके अलावा आप वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कोई भी सोर्स देख सकते हैं उसमें, उसमें जो कीवर्ड दिए गए हैं। जैसे मेंस के लिए क्या है कि जितने भी सब उसमें जीएस 1 से लेकर के जीएस 6 तक हैं, जितने उसमें टॉपिक दिए गए हैं, उसका आप एक शॉर्ट-शॉर्ट नोट बना लीजिए। वो कोई भी सोर्स हो सकता है, कोई स्टैंडर्ड बुक हो सकता है, कोई कोचिंग का मटेरियल हो सकता है। आपके अपने शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन होना चाहिए, समय-समय पे आप करंट अफेयर एग्जाम्पल के माध्यम से उसे ऐड ऑन कीजिए, आप बेहतर करके जाएँगे। अच्छा, करंट अफेयर मेंस के लिए जो होते हैं वो कहाँ से, मतलब आप एग्जाम टाइम पे कोई कोचिंग का आता है, मतलब करंट अफेयर का सोर्स, या कैसे करते हैं इसके लिए? जैसे पीसीएस का जो मेंस होता है, उसमें बहुत ज़्यादा करंट अफेयर होता नहीं है, उसमें स्टैटिक पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन करंट अफेयर आप इस पर्सपेक्टिव से देखिए कि आप वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं, एग्जाम्पल के में कैसे डाल सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे को कैसे कोट कर सकते हैं, या किसी रिपोर्ट को कैसे कोट कर सकते हैं। तो वो आप आई दृष्टि पढ़ेंगे उसमें भी मिल जाएगा, डेली न्यूज़ पढ़ेंगे उसमें भी मिल जाएगा। एक चीज़ कर सकते हैं कि जैसे प्रीलिम्स हो, आपको लगे कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप रेगुलर कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिए। उसमें रेगुलर आप देखेंगे करंट जो अपडेट आते रहते हैं, उसका नोट्स बनाइए और उसे अपने मेंस आंसर राइटिंग में शामिल कीजिए। अच्छा, बात करें एथिक्स वाले पेपर के लिए, तो क्या सोर्स आपका रहा था? एथिक्स के लिए मैंने एक तो क्लास लिया था, मुझे टेलीग्राम पे मिल गया था, तो पतंजलि आईएएस का मैंने क्लास लिया था, उसका नोट्स बनाया था। इसके अलावा पीडब्ल्यू का प्रहार करके आता है, उसमें कीवर्ड्स दिए होते थे, उनका डेफिनिशन दिया होता था, उसके नीचे एग्जाम्पल दिया होता था, उसको मैंने देखा था। इसके अलावा करंट अफेयर जो मैं डेली न्यूज़ पढ़ता था, खासतौर पे प्रीलिम्स के बाद, उसमें जो मुझे देखता था एग्जाम्पल में किस तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ जीएस 4 के लिए, उसको मैं इस्तेमाल करता था। अच्छा, पेपर 5 और 6 जो कि आपका 2023 में ऐड हुआ था, तो क्या सोर्स आपके लिए रहा था, वो क्या पढ़ा था आपने उसके लिए? जैसे पेपर 5 और 6 के लिए 2023 में जब मैंने प्रीलिम्स दिया था, तो उसी समय मुझे लगा था, क्योंकि 94 क्वेश्चन सही थे, तो मुझे लगा कि हो जाएगा। तो उस समय मैंने बैच ले लिया था एससीएस का, 2600 का मुझे याद है अभी। तो उन्होंने कुछ नोट दिया था, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत वो सफिशिएंट नहीं है। फिर मैंने पीडब्ल्यू का भी देखा था, तो वो भी मुझे यार सफिशिएंट नहीं लगा।
तो फिर मैंने अपना नोट्स बनाया, उसमें जो कि जितने भी 5 और 6 पेपर में कीवर्ड्स दिए हुए हैं, उनका मैंने नोट्स बनाया और फिर उसे अपडेट किया। मेरा नोट्स रखा भी है, अभी दिखा दूँगा मैं। उसको मैंने रेगुलर अपडेट किया यूपी बजट से, यूपी सर्वे से। इसके अलावा घटना चक्र की ही एक क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में आती है, पेपर 5-6 के लिए। 5-6 के लिए, तो वो आप देख सकते हैं रेफरेंस बुक के तौर पे। अच्छा, मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि कुछ सोर्स आपने पढ़ा वो सफिशिएंट आपको नहीं लगा, तो कैसे मतलब आपको रियलाइज़ हुआ कि ये मेरे लिए सफिशिएंट नहीं, मतलब कैसे आपने मैच किया कि सफिशिएंट नहीं? जैसे एक तो मैं देखता था कि उसमें जो टॉपिक दिए हुए हैं वो कवर होने चाहिए। दूसरा उसमें डाइवर्सिटी होनी चाहिए, कई एस्पेक्ट से उन चीज़ों को कवर किया जाना चाहिए। तीसरा उसमें जो है मैप-वैप सारी चीज़ें दी जानी चाहिए। जैसे मैं पीडब्ल्यू का पढ़ रहा था तो उसमें मैपिंग नहीं दिखाई दे रहा था। तो फिर मैपिंग के लिए मैंने एक आता है टेस्ट वर्ल्ड का आता है, उसका मैंने इस्तेमाल किया था। उसमें काफ़ी बढ़िया मैपिंग दी गई है। इसके अलावा आप टॉपर्स की कॉपी देखिए, पीवाईक्यू देखेंगे तो वो क्या कंटेंट डालते हैं, जो आप पढ़ रहे हैं उस स्तर का वो कंटेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इससे आपको पता चल जाएगा। अच्छा, इसमें हिंदी और एसए इसमें होता है और जीएस वाले पेपर में, मतलब आपका पीसीएस वाले में होता है। तो एसए और हिंदी के लिए आपने क्या सोर्स इसके लिए रखा? एसए के लिए तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं है, जो आपने जीएस 1 टू 6 पढ़ा है वही सफिशिएंट रहेगा, उसी को आप किस तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं। कितना आप स्किल्ड हैं आर्टिकुलेशन में, अपनी बातों को कहने में, आपके एसे राइटिंग में तारतम्यता कितनी है, प्रवाह कितना है, उसमें वाक्य वर्तनी अशुद्धियाँ नहीं हैं। अगर इस पर आप काम कर लेंगे, मतलब एसे में कहूँ तो एक शब्द में कहूँ कि बेहतर लेखन शैली अगर आप में है, तो निबंध में अच्छा कर कुछ जाएँगे। फॉर्मेट? फॉर्मेट में हाँ, ये हो सकता है कि जैसे उसमें 3 लिखना होता है, तो उसकी शुरुआत आप अलग-अलग ढंग से कर सकते हैं। जैसे साहित्य वाला में जब जो होता था, मैं डेफिनिशन से स्टार्ट करता था। साहित्यकर इति साहित्यम ऐसे लिख कर के मैं स्टार्ट करता था। फिर अगर मैं कृषि आता है तो मैं एक स्टोरी के माध्यम से स्टार्ट करता था, कोई किसान की कहानी ले लेता था। फिर अगर डिज़ास्टर से आता है तो मैं कोई कोटेशन या पोएम के माध्यम से स्टार्ट करता था। तो 3 अगर आप तीनों जो एस्से हैं अलग-अलग डेफिनिशन या अलग-अलग स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन है उसमें डाइवर्सिटी लाएँगे, तो वो अच्छा प्रभाव पड़ता है एग्ज़ामिनर के ऊपर। बीच में भी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड ऑन करनी चाहिए लास्ट में कंक्लूजन? हाँ, बिल्कुल, अगर आप बीच में जैसे कोटेशन डाल देते हैं, कोई अच्छी लाइन डाल देते हैं, कोई शायरी डाल देते हैं, कविता डाल देते हैं, हालाँकि वो संदर्भ में होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बाहर से थोपी हुई नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कई लोग बस ये सुन कर के डाल कि देते हैं। कोटेशन होना चाहिए तो बीच में 2-3 एक पेज में डाल दो। हाँ, तो वो लगता है कि ज़बरदस्ती घुसा दिया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो संदर्भ के साथ होना चाहिए और उसे प्रमाणिक भी करें। इसके अलावा आप जैसे उसमें डिज़ास्टर वाला एनवायरनमेंट वाला पोर्शन लिख रहे हैं, तो कोई इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स डाल दे सकते हैं। जैसे मैंने जो 2024 वाला लिखा, तो उसमें डिज़ास्टर एनवायरनमेंट पे ग्लोबल वार्मिंग पे था, उस पर मैंने लिखा था। तो उसमें मैंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो वो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट आती है, उसका कोटेशन किया था और उसे हाइलाइट भी किया था। इसके अलावा जब आप रिपोर्ट या कोटेशन डालें तो उसे लाइन अंडरलाइन कर दें। इससे क्या होता है कि वो सीधे एग्ज़ामिनर की नज़र उस पे पड़ती है, उसका पॉजिटिव उनको इम्पैक्ट लगता है। है कि मतलब जानकारी है इनको। हाँ, तो वो आपका मतलब दूसरों की अपेक्षा अच्छा नंबर वो मिलना स्वाभाविक हो अच्छा, जाएगा। सेम यही चीज़ें आपने आरओ के भी ऐसे में फ़ॉलो की थी? मतलब क्योंकि वहाँ वर्ड्स ज़्यादा लिखने होते हैं, यहाँ शायद 100 वर्ड्स कम लिखने होते हैं आरओ वाले में। हाँ, बिल्कुल, मैंने वही चीज़ फ़ॉलो किया था। मैं एक चीज़ पे विश्वास करता हूँ कि आप जब भी लिखें, कोई भी पेपर चाहे जीएस लिख रहे हैं और चाहे ऐसे लिख लें, उसमें आप स्टार्ट से लेकर के लास्ट जितना पेज उसमें दिया है, वहाँ तक लिखें। क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल प्रभाव रहता है कि बच्चे ने पूरा जो कॉपी है भरा है। जानकारी है इनको। जानकारी है और कॉपी भी भरा है। मतलब क्वालिटी भी है और क्वांटिटी भी है। मैप्स वगैरह का भी डायग्राम, फ्लो चार्ट? हाँ, उसमें जीएस में मैप हुआ, फ्लो चार्ट हुआ, डायग्राम हुआ, उसमें इनोवेशन कर सकते हैं। इससे में ऐसा इनोवेशन नहीं कर सकते हैं। अच्छा, चलते हैं हिंदी वाले पेपर में। हिंदी आपका पीसीएस में भी होता है, आरओ में भी होता है। अगर डिस्क्रिप्टिव वाले पेपर की बात करें, हिंदी जिसमें पत्र लेखन हो गया और जो आपका मुहावरा वगैरह हो गया, दोनों जगह आता है। तो इसके लिए क्या सोर्स आपने पढ़ा था पीसीएस के लिए और आरओ के लिए? हाँ, पीसीएस के लिए तो एक तो जितने भी पीवाईक्यू हैं हिंदी के, उसको आप अपना नोट्स बना लीजिए बढ़िया से। अगर आप ना भी बना पाएँ तो एक रवीश गुप्ता सर हैं, एसडीएम बने थे, तो उनका नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम पे, आप उनका डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें थोड़ी अशुद्धियाँ हैं, आपको खुद प्रयास करना होगा।
इसके अतिरिक्त जैसा मैंने पहले भी कहा कि व्याकरण के लिए क्या किया था मैंने, जो एससीएस की वीडियो है पापा वीडियो, उसको मैंने कई बार देखा था। उसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आ जाता है, विलोम हो गया या प्रत्यय और उपसर्ग होता था। ये सारी चीज़ें मैंने वही वीडियो से किया था। जब भी मुझे टाइम मिलता था, मैं खाना खा रहा होता था या कहीं घूम रहा होता था, तो कान में लगा लेता था और उसे सुन लेता था। इससे क्या होगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें चलती रहेंगी और फिर हाँ, जब आप एग्ज़ाम में लिख रहे होंगे तो वो स्वाभाविक रूप से याद आ जाती हैं, तो उससे मदद मिली। दूसरी चीज़ मैंने जो उसमें संक्षेपण वाला आता है या रेखांकित अंशों की व्याख्या है, उसको मैंने बार-बार लिख कर के प्रैक्टिस की थी और अपने सीनियर्स और कोचिंग में जो टेस्ट सीरीज़ मैंने जॉइन किया था, उसमें दिखाता था। उनके जो फीडबैक होते थे उसको मैं उसमें सुधार करता था और फिर उससे मुझे मदद मिली। अच्छा, पत्र लेखन वाला पार्ट? हाँ, पत्र लेखन का आप एक फ्रेमवर्क बना लीजिए, एक तो डेफ़िनिशन और उसकी विशेषताएँ हैं उसका बना लीजिए और एक कोई एग्ज़ाम्पल लिख लीजिए। उसे मल्टीपल टाइम रिवीज़न कीजिए, आराम से हो जाएगा। अच्छा, ये तो जैसे आपने बताया कि प्रारूप और उसके बाद एग्ज़ाम्पल्स मतलब इसके लिए उसके बाद पीसीएस वाले में क्या है कि वहाँ तो सब्जेक्ट भी दे देता है कि आपको इस पर जो है वो लिखना है। हाँ, तो अगर आपकी सब्जेक्ट दे देते हैं। हाँ, हाँ, उसमें अब अभी 2025 वाला जो हुआ है उसमें भी सब्जेक्ट सब्जेक्ट था। ऐड। तो पिछले 2-3 साल से देखा जा रहा है कि सीधे सब्जेक्ट पूछ पीसीएस लेते में हैं। आता है शायद आरओ में वही प्रारूप और एग्ज़ाम्पल पूछता है। हाँ, उसमें विशेषताएँ और उदाहरण और डेफ़िनिशन ये सारी चीज़ें पूछता है आरओ में, लेकिन इसमें रहता है। तो इसमें अगर आपकी राइटिंग स्किल बढ़िया है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप टैकल कर ले जाएँगे और इसके पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए। 4-5 अरे ऐसे उदाहरणों के माध्यम से लिख लीजिए और अपने सीनियर को, अपने टीचर्स को जहाँ आप टेस्ट सीरीज़ जॉइन किए हैं, उनको दिखा दीजिए। इसके लिए कोई सोर्स? सोर्स विशेष रूप से इसके लिए कुछ नहीं था, बस मैंने एक वो प्रारूप बनाया था क्योंकि प्रारूप गड़बड़ नहीं कहाँ होना चाहिए। प्रारूप कहाँ से मतलब आपको मिला? एग्ज़ाम्पल कहाँ से मिले आपको? हाँ, प्रारूप जो था और एग्ज़ाम्पल आप एस कुमार सर की जो एक हिंदी की आती है, उससे देख सकते हैं आप। मतलब आपको बुक मिल गई थी क्योंकि मार्केट में तो मिलती नहीं है अभी। हाँ, जैसे मेरे सीनियर थे जो सनी भैया जो 2023 के डीएसपी थे, तो उनके माध्यम से वो बुक मुझे मिल गई थी। अच्छा, वो मिल गई थी आपको। उसी से आपका मतलब पत्र लेखन वाला पार्ट हो गया। हाँ, पत्र लेखन वाला पार्ट उसी अच्छा, से। और उसके बाद इसके अलावा भी आरओ वाले जो पेपर होते हैं हिंदी के डिस्क्रिप्टिव वाले, उसमें और भी कुछ चीज़ें आती हैं। खासकर अगर देखा जाए तो जो कंप्यूटर आता है। कंप्यूटर आता है हाँ, और इंग्लिश टू हिंदी वाला आता है। हाँ, प्रशासनिक शब्दावलियाँ हुँ, होती हैं उसमें। हुँ। तो उसके लिए आप कोई भी नोट्स ले लीजिए, मुझे अभी कोचिंग का याद नहीं आ रहा है नाम। तो वो एक कोचिंग था उसमें 1000 शब्दावलियाँ दी गई थी और उसका पीडीएफ मैंने निकलवा लिया था। इसके अलावा घटना चक्र की ही एक आई थी बुक, येलो कलर की थी मेरे पास, तो उसको मैंने देखा था, उसमें भी प्रशासनिक शब्दावलियाँ थी। उसको अरे मतलब बढ़िया से पढ़ लिया था और कंप्यूटर के लिए मेक आईएएस वालों ने एक नोट्स जारी किया था। तो उसमें लगभग कंप्यूटर के जो टर्मिनोलॉजीज़ होते हैं, उसमें 250 या 275 ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ थे, उसको डिफाइन किया गया था, एग्ज़ाम्पल के साथ दिया गया था, तो उसको मैंने किया था। अच्छा, जो घटना चक्र की पत्र लेखन वाली आती है, उसी में तो नहीं था वो वाला शब्द जो हिंदी टू इंग्लिश प्रशासनिक शब्दावली? पत्र लेखन हाँ, वही आलेखन वाले में उसी ही। वाली बुक में रहता हाँ, है ना आलेखन पीछे? वाले में ही। आरओ वाले में हिंदी में वही पीसीएस का जो प्रीलिम्स में पूछा जाता है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है, पर्यायवाची का छोड़ के सारा पार्ट रहता है। तो वही सेम चीज़ें जो प्रीलिम्स में आती हैं, क्वेश्चन उसी तरीके रहता है या फिर आपको लगता है जीएस के लेवल पर या फिर हिंदी के लेवल पर कठिन क्वेश्चन मेंस में कुछ पूछा जाता है? मेंस में कह सकते हैं कि कुछ मतलब जो लेवल है बढ़ा दिया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अगर आपने वही चीज़ें सोर्स बढ़िया से की है, मल्टीपल टाइम रिवीजन किया है, तो आराम से हो वही जाएगा। हिंदी, वही जीएस आपका रहेगा। हाँ, वही सेम रहेगा। बाकी डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट आपने बता ही दिया। हाँ, डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट वो लेखन शैली पर निर्भर करेगा आपकी। अच्छा, लास्ट में कुछ आप और सजेशन देना चाहेंगे जो छात्र दोनों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मतलब कुछ सजेशन कि किस तरीके से करना चाहिए, टाइम मैनेज करना चाहिए? हुँ। बिल्कुल, जैसे होता क्या है ना कि बच्चे जब स्टार्ट करते हैं तैयारी तो सोचते हैं कि बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। हाँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पूरी प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया है और जो धैर्य के साथ शुरू होती है। जैसे कबीरदास जी का दोहा भी है कि धीरे-धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आवे फल होए। तो धैर्य रखिए, धीरे-धीरे चीज़ें कीजिए, प्रयास कीजिए, सीखिए। सबसे बढ़िया चीज़ है इसमें कि आप जो भी प्रक्रिया है, जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका आनंद लीजिए, एन्जॉय कीजिए उसके साथ। क्योंकि जब एन्जॉय करेंगे तो सच सच में आप सीखेंगे, सीखना एन्जॉय के साथ होता है। आप सोचेंगे कि आपने तैयारी स्टार्ट की और 1 महीने में या 2 महीने में रिज़ल्ट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जैसे होता है ना मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ भूस्खलन का, जब एक मंद स्खलन होता है, तो वो इतना धीरे-धीरे होता है किसी को पता नहीं चलता है और जब अचानक वो एक ही जगह पर सारे जो भी अवसाद होते हैं जमा हो जाते हैं और फिर ढह जाते हैं, तब एहसास होता है लोगों को कि ये प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी। तो उसी तरह आपकी तैयारी है, जब धीरे-धीरे आप तैयारी करते हैं, सीखते जाते हैं, तो वो अ,
एक साथ एकत्रित होकर के परिणाम के रूप में सामने आता है। ठीक है सर, बहुत ही कीमती समय दिया और बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमारे व्यूअर्स को प्रोवाइड की। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और भविष्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद। तो दोस्तों आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा? आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी कोई सजेशन या सुझाव तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।